जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विकास लेक्चर में। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार रोजाना की तरह अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे दोस्तों नॉन-स्टेट इक्वेशन। बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोस्तों कई तरह से एग्जाम में पूछा जाता है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि नॉन-स्टेट समीकरण क्या है, और कई बार इसका जो न्यूमेरिकल है वो भी आपको जो है पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ठीक है, दो मार्क का क्वेश्चन जो है आपका यहाँ पर पूछा जाता है। ठीक है, तो इस वीडियो को हम दो खंडों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। आज की वीडियो में केवल मैं आपको इतना बताऊंगा कि निश्चित समीकरण जो है हमें किस प्रकार प्राप्त करनी है और कैसे इसको सोल्व करना है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आपके पार्ट 1 को। निश्चित समीकरण का सोल्व है, इसका सॉल्यूशन है, उसी को हमें आज की वीडियो में देखना है। दरअसल दोस्तों बात यह है कि सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई एक विद्युत अपघट्य पदार्थ है। ठीक है, जो मैं आपको बात यहाँ पर बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा, और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि इस छोटे से वीडियो में आपके माइंड में जो है इस समीकरण को अच्छे से सेट कर दूंगा। बस वीडियो को लास्ट तक समझते रहिएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, एक विद्युत अपघट्य पदार्थ यहाँ है और आपने जो है इसमें एक इलेक्ट्रोड लिया है। इलेक्ट्रोड दोस्तों इसको हम छड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड है, इसको हम छड़ भी कह सकते हैं। ठीक है, धातु की एक छड़ यहाँ पर लिया। ठीक है, और ये छड़ जो है दोस्तों ऐसा होना चाहिए कि जिसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन बहुत अच्छे से हो सके, आवेश का प्रवाह जो है बहुत अच्छे से हो सके। ठीक है, तो नेस्टर ने दोस्तों क्या किया, 298 केल्विन टेम्परेचर पर, यानी कि 298 केल्विन ताप पर उन्होंने पाया कि जो आपका यहाँ 1 मोलर सांद्रण है, जो विलयन है आपका, उसका 1 मोलर है। ठीक है, 1 मोलर की यहाँ पर बात होती है दोस्तों। तो इन्होंने बताया या इन्होंने पाया कि जो इसमें इलेक्ट्रॉनों की जो गति होती है या आवेश की मात्रा होती है, कहीं ना कहीं इसके लिए कुछ काम भी करना पड़ता है। और इस काम को करने के लिए दोस्तों जो भी यहाँ पर काम होगा वो विद्युत वाहक बल में या फिर विभव में जो है कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आपने पढ़ा भी होगा फिजिक्स में, V बराबर W/Q होता है, इतना आप जानते होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ कि निस्टर ने इस तरह का एक सेल लिया और उसमें जो है धातु का एक इलेक्ट्रोड रखा या छड़ रखा, और इसमें एक ऐसा विलयन लिया दोस्तों जिसका जो मोलर सांद्रण है वो 1 हो। ठीक है, यानी कि 1 मोलरता इसकी हो, और यहाँ पर टेम्परेचर 298 केल्विन लिया। आप इसको जो है 25 डिग्री सेल्सियस भी रख सकते हो। ठीक है, ऐसे प्रोसेस के लिए इन्होंने एक अर्धविक्रिया भी दिया। मैं इस अर्धविक्रिया को यहाँ लिख रहा हूँ। मान लीजिए कोई हमारे पास धातु है और ये दोस्तों आयनिक अवस्था में है। ठीक है, ये किसमें है, आयनिक अवस्था में है। इसको मैं आयनिक अवस्था के लिए AQ लिखता हूँ। और आपको एक बात बहुत अच्छे से पता होगा कि इसके ऊपर धनायन आ रहा है, और धनायन का मतलब होता है क्या, धनायन का मतलब होता है कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की कमी की बात हो रही है। तो जैसे ही आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करिएगा, जैसे इसमें क्या करेंगे, आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे दोस्तों, तो ये अपनी स्टेट या सॉलिड कर लेगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है हमें नेस्टर ने एक समीकरण के आधार पे हमें ये बताया कि जो हमारा E होता है, यानी कि इलेक्ट्रोड विभव होता है, तो कहीं ना कहीं मानक इलेक्ट्रोड विभव और -RT और NF, ठीक है, और लिन, और ये दोस्तों होता है क्या, ये आपके पास इधर उत्पाद और ये क्या है, अभिकारक है। तो इस साइड में ऊपर जो है आप क्या रखते हो, उत्पाद रखते हो, और इधर जो है आप क्या रखते हो, अभिकारक रखते हो। तो फिलहाल मैं इसको लिख रहा हूं उत्पाद और अपोर में है अभिकारक। ठीक है, कोई भी इक्वेशन आप इस तरह की लिखें तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, द्रव्यानुपातिक क्रिया के नियम में भी ये जो इस साइड वाला होता है हमेशा ऊपर लिखा जाता है और इस साइड वाला हमेशा नीचे लिखा जाता है। तो उम्मीद करता हूं फिलहाल जो है आपको समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो R है वो गैस नियतांक है, उसका मान आप फिक्स रख सकते हो। कितना, गैस नियतांक है, गैस नियतांक, और ये दोस्तों होता है क्या, 8.13314। ठीक है, ये मान आपका जो है फिक्स होता है। और टेम्परेचर कितना है,
ये परम ताप है और परम ताप का मान दोस्तों 298 केल्विन आप इसमें रखिएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आप जो है फैराडे नियतांक यानी कि एफ को जो है फैराडे नियतांक 96,500, ठीक है, ये क्या है फैराडे नियतांक, तो रख सकते हो, ठीक है। एन का मान फिलहाल आपके पास नहीं है, यहाँ एन है तो आप इसको एन को जो है एन ही रहने दीजिएगा। जब हम इससे आगे पार्ट 2 बनाएंगे तो आपको जो है उस वीडियो में मैं इसके जुड़े हुए न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, तो वो भी वीडियो जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा मददगार होगी, ठीक है। तो फिलहाल आप समझिएगा जो एन है उसको आपको जो है नहीं छेड़ना है। और ये एन क्या है दोस्तों, इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, क्या इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, ठीक है, मैं इसका जो डायग्राम है उसको रफ कर देता हूं, उसकी जरूरत फिलहाल यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो अब ये जो आपके पास सभी मान है इनको जो है आप यहाँ ऐड करिएगा। और मैं आपको इसी के साथ ही एक बात और बता देता हूँ, जो आपका लिन है जब आप इसको log 10 में बदलिएगा, क्या जब आप इसको log 10 में बदलिएगा तो यहाँ पर 2.303 का जो है मल्टीप्लाई होता है और लिन की जगह आप log 10 रख सकते हो, ठीक है। आपके पास जो log e होता है ना दोस्तों, या लिन होता है, ln होता है, उसको जब आप log में बदलोगे, log 10 में बदलोगे तो आपको यहाँ पर जो है क्या रखना पड़ेगा, आपको रखना पड़ेगा 2.303 और ये log 10 यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो फिलहाल इतना आपके समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। तो हमें करना है क्या कि E0 जो है कि कहीं ना कहीं बात करता है किसकी दोस्तों, मानक इलेक्ट्रोड विभव है, मानक इलेक्ट्रोड विभव, ठीक है। अच्छा, मानक इलेक्ट्रोड विभव का मतलब होता है दोस्तों 25 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस पे जो विभव है वही आपका क्या है, मानक होता है, एक तरीके से स्टैंडर्ड होता है। तो आप जो है यहाँ पर ई नॉर्थ, इसको आप ई सेल भी लिख सकते हो और इसको दोस्तों आप EMF भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो फिलहाल देखते हैं अब हमें क्या करना है। तो E बराबर जो है आपका ई नॉर्थ या E0 आप इसको कह सकते हो। तो RT का मान आपके पास कितना है, 8.314 गुणा E का मान दोस्तों 298 केल्विन है, क्या 298 केल्विन, और लिन की जगह आपने रखा क्या 2.303 और log 10, और यहां पर क्या है उत्पाद MS, ये MS क्या है, ये सॉलिड अवस्था में है, और इसके बाद अभिकारक क्या है दोस्तों, ये लिक्विड अवस्था में यहाँ पर है M, और इसके ऊपर है anion, ये लिक्विड अवस्था में है। तो फिलहाल आपको कोई यहाँ पर दिक्कत जो है नहीं हुई होगी। इसके बाद आप F का मान भी यहाँ पर रख सकते हो अपॉन N को मत छेड़िएगा, और F का मान कितना है 96,500 है दोस्तों, यहाँ पर मैंने 96,500 जो है लिख दिया है, ठीक है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए जरा, अब आपको कैलकुलेशन कैसे करना है वो जरा समझिएगा, ठीक है। आप खुद से भी इसका कैलकुलेशन दोस्तों करके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको एकदम रस मलाई की तरह इसका कैलकुलेशन करा के दिखाऊंगा, तो कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं एक बार एक लाइन और दे रहा हूं ताकि आपको जो है एकदम मक्खन की तरह, रसमलाई की तरह, रसगुल्ले की तरह जो है ये आसान लगे कैलकुलेशन। तो 8.3 यहाँ पर आप केवल जो है इतने डिजिट को छोड़ सकते हैं और यहाँ पर 8.3 को ही रखिएगा। और ये 298 जो है इसको आप एवरेज में नहीं ले सकते हो, क्यों, क्योंकि ये पॉइंट में नहीं है दोस्तों। जो चीज़ पॉइंट में होती है, दशमलव में होती है, उसको आप एवरेज में ले सकते हो, ठीक है। इतना समझ में आया आपकी। अब देखिए ये 2.3 है, इसको आप 2.3 जो है रख सकते हो और अपॉन N गुणा 96,500, ठीक है, और log 10 और M, ठीक है। M क्या है, M लिक्विड अवस्था में, ठोस अवस्था में है, और ये दोस्तों लिक्विड अवस्था में है 1, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, मान लीजिए आपने 2 अंक यहाँ से हटा दिए, तो ये पॉइंट आप यहाँ लगा सकते हो, ये पॉइंट जो है दोनों जीरो जो है ये आप हटा सकते हो, ठीक है। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। और अभी आप जो है इसको 2.98 को पूरा 3 भी लिख सकते हो, क्या, तो मैं यही करने वाला हूँ।
देखो जरा। अच्छा चलो एक बात और बताओ, ये तो हम सोल्व कर ही रहे, जरा एक बात बताओ, जो ठोस होते हैं ठोस, चूंकि ठोसों के लिए यानी कि ठोस क्या है आपके पास, m जो है ये किसकी बात करता है, ये एक की बात करता है क्या, यानी कि जो ठोसों की मोलरता होती है वो एक होती है। ध्यान रखिएगा, ठोसों की मोलरता दोस्तों एक होती है, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो E बराबर ये चल रहा है सेम, E बराबर, तो E नॉर्थ माइनस 8.3 और गुणा, ठीक है, इसको आप 3 मान लीजिएगा पूरा, और 2.3 और अपॉन n गुणा 965, ठीक है, और लो 10, और इसका मान आपको क्या रखना है, एक रखना है क्या, तो मैंने यहाँ पर जो है इसको एक रख लिया, और n प्लस ए क्यू, ठीक है। तो ये कोई दिक्कत नहीं है, तो ये आपकी समझ में आ गया होगा। अब आपको यहाँ क्या करना है, अब ये जो आप देख रहे हो 1 2 3, यदि आप यहाँ इसके अंक के बाद जो है 3 घात लगाइएगा, 3 पॉइंट लगाइएगा, यदि मान लीजिए आप जो है इसको यहाँ पॉइंट लगाते हो, तो आपको गुणा करना पड़ेगा किसका, 10 की घात 3 का दोस्तों आपको जो है गुणा करना पड़ेगा। और आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि संख्या बड़ी थी, डिवाइड करने में या मल्टीप्लाई करने में थोड़ा सा समस्या हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको ऐसा जो है कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे। तो इसके बाद जो है 8.3 गुणा 3 और 2.3 का जो है आप गुणा करिएगा, और गुणा करके जो आ रहा है मेरा कहीं ना कहीं ये 57.27 आ रहा है, और n गुणा 0.9, ठीक है, 6 5 गुणा 10 की घात, ठीक है, 3, ठीक है, तो log 10 और m, ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनायन है ए क्यू, आप इसको इलेक्ट्रॉन कह सकते हो, लेकिन ये धनायन है तो इलेक्ट्रॉन नहीं कह सकते, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप क्या करिएगा, इसको जो है आगे सोल्व करिएगा। तो जब दोस्तों इसको आप डिवाइड करेंगे तो आप इसको पूरा जो है 57.7 को जो है 0.9 से डिवाइड कर सकते हो क्या, तो 0.9 से भी आप इसको जो है डिवाइड कर सकते हो, तो थोड़ा गड़बड़ आ जाएगा। आप चाहे तो इसको डायरेक्ट मैं कर रहा हूँ ई बराबर, तो अगर मैं इसको डायरेक्ट कर दूँ तो जगह भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आप एक बार इसको जो है अपनी नोटबुक में जरूर करके देखिएगा, ठीक है। मैं भी वीडियो को रोक के इससे कैलकुलेशन कर रहा हूँ, लेकिन आप अपने हिसाब से करिएगा तो इतना ही आंसर आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको इसका सोल्व करना है। ये ऊपर आप भेज देंगे तो माइनस का हो जाएगा, और 0.965 से जब आप इसमें भाग लगाइएगा तो आपको एक बहुत बड़ा संख्या मिलेगी, ठीक है, आपको मिलेगी 59 पॉइंट कुछ मिलेगी। और जब आप इस घात माइनस के 3 है प्लस के 3 है, ऊपर जाके इसको माइनस के 3 करिएगा तो 3 अंक के बाद पॉइंट इधर खिसक जाएगा, 1 2 3, तो मैंने यहाँ 0 लगा लिया, तो 3 घात जो है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद आपको जो समीकरण दोस्तों मिला, यही हमारा क्या है, नैनस्टर समीकरण है। और मैं आपको एक ही बात और बता देता हूँ, ये जो आप समीकरण दोस्तों देख रहे हो, नैनस्टर ने इसको जो है प्रयोग के आधार पर लिखा हुआ है, तो इसको आप जो है यहाँ से नहीं बना सकते हो, क्यों, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सपेरिमेंट के आधार पर बताया कि जो अभी हमने यहाँ पर एक सेल बनाया था, और सेल के लिए दोस्तों एक अर्थ समीकरण को लिखा था, और आपको ये बात पता थी कि कहीं ना कहीं बात होती है किसकी, 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 टेम्परेचर की बात होती है, ठीक है, यानी कि केल्विन की बात होती है, 298 केल्विन की, और आर गैस नियतांक है, और ये सभी दोस्तों चीजें फिक्स होती है। तो नैनस्टर ने ये बताया कि जो हमारा सेल का जो हम ईएमएफ निकालेंगे, यानी कि सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव निकालेंगे, वो इससे निकालेंगे हम कि यहाँ पर अगर हमने 298 केल्विन लिया है तो इसको निगेटिव करना पड़ेगा, इसको माइनस करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा, किससे, मानक इलेक्ट्रोड विभव से जो है इसको घटाना पड़ेगा। और मैं आपको एक बात और बताता हूँ कि नैनस्टर ने ऐसा क्यों किया था। ऐसा इन्होंने इसलिए किया था कि जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है उसमें तत्वों को इलेक्ट्रोड विभव के आधार पर रखा हुआ है। ये बात आप बहुत अच्छे जानते होंगे, 10th क्लास में भी आपने जो है विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में थोड़ा सा सुना होगा या फिर पढ़ा होगा। तो ये सभी बातें जो है आप वहाँ पर कॉपी में लिख सकते हो और टीचर को जो है दिखा सकते हो। आप अपने हिसाब से जो है इसका कैलकुलेशन करके खुद भी प्रैक्टिस कीजिएगा, और उम्मीद करूँगा
कि क्वेश्चन जो है आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और मैं इसका एक पार्ट और सेकंड बनाऊंगा और उसमें जो है हम इसके ऊपर जो है इसके आधार पे जो है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे और इनमें से जो है आपका एक दो क्वेश्चन जरूर वहां पर जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो इसका आप फिलहाल स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपको जो है ये पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसका पार्ट 2 जरूर देखिएगा, उसमें हम कुछ न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे आपके सामने। ठीक है, तो आज की वीडियो में केवल इतना ही।